अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो जो बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगता है और सुनते साथ ही उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स वैसे भी एक थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर किसी की ग्रिप अच्छी है, किसी की प्रैक्टिस अच्छी है तो वो उसको कर सकता है। लेकिन फ़िज़िक्स का नाम सुनते ही पता नहीं क्या हो जाता है। तो वो क्वेरीज़ जो हैं आज इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। सबसे पहले एक तो आप ये रखें कि फ़िज़िक्स का पोर्शन इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अगर हम पास्ट पेपर में 2019 और 2020 के पेपर्स को देखें तो वो इतने टफ़ नहीं थे। वैसे भी इतना टफ़ नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ परसेंटेज ऐसे एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, बीच में 2-3 ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बच्चा समझता है कि मेरा फ़िज़िक्स का पोर्शन अच्छा नहीं हुआ, मैं उससे अच्छा अटैम्प्ट नहीं कर सका। तो आज हम बात यही करेंगे कि किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट किया जाए, फ़िज़िक्स के पोर्शन का टाइम किस तरह मैनेज किया जाए, उसके एमसीक्यूज़ को अगर थ्योरी बेस्ड हैं तो कैसे देखना है, अगर न्यूमेरिकल बेस्ड हैं तो कैसे देखना है, कितनी परसेंटेज न्यूमेरिकल बेस्ड की आती है, कितनी परसेंटेज थ्योरी बेस्ड की आती है, वो सब इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो एंड तक मेरे साथ रहिए। अच्छा, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात की, कुछ बच्चों को लगता है कि भाई न्यूमेरिकल फ़िज़िक्स का सबसे अहम पोर्शन है। ठीक है, अहम है, लेकिन एक चीज़ आप याद रखें कि आपके पेपर में 5 से 6 या अगर ज़्यादा से ज़्यादा कह रहे हैं तो 6 से 7 एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, जिनमें आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। और क्योंकि इस बार एमडी कैट में क्राइटेरिया चेंज किया गया है, मतलब अब एमसीक्यूज़ फ़िज़िक्स के ज़्यादा होंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोग अब फ़िज़िक्स पर थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो दें एज़ कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट से। ठीक है, अब थ्योरी बेस्ड है, मतलब मैं आपको बताऊं तो 70% आपका जो फिजिक्स पेपर पोर्शन होता है वो आपका 70% थ्योरी बेस्ड होता है, और आपका बाकी 30% जो होता है वो न्यूमेरिकल्स होते हैं। और कुछ न्यूमेरिकल्स तो वैसे ही बहुत ईजी होते हैं, कुछ 2-3 होते हैं जिनमें थोड़ी सी आपको लॉन्ग कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अच्छा, इसका एक और भी मसला होता है, बाज़-औक़ात बच्चों को फार्मूलाज भी आते होते हैं, लेकिन फिर भी उनके न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ गलत होते हैं, क्योंकि उन्हें वो कैलकुलेशन ट्रिक्स नहीं आती। बाज़-औक़ात कुछ ऐसी बड़ी वैल्यूज़ है जिनको सॉल्व करना है, तो कुछ उसकी ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं जिनको आपने यूज़ करना है ताकि आपका आंसर जो है वो करेक्ट आ सके या नियर टू द आपका करेक्ट ऑप्शन आ सके। तो वो चीज़ भी होती है। तो अब आपको पता लग गया कि आपके न्यूमेरिकल बेस्ड जो होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 एमसीक्यूज़ आ जाएंगे, या इस बार अगर ज़्यादा भी कह लें, अगर फिजिक्स पोर्शन को एमसीक्यूज़ को 56 पे ले गए हैं, तो अगर ज़्यादा भी कह लें तो हो सकता है 8-9 आ जाएँ। ठीक है, 7-8 आ जाएँ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होता। बाकी आपका थ्योरी बेस्ड होता है। जो मिस्टेक पहले बच्चे यही करते हैं, क्योंकि उन्हें होता है कि हवा बनाया होता है एक दिमाग में, जी के बस एमसीक्यूज़ हैं, न्यूमेरिकल्स आएंगे, हमसे होंगे नहीं, हमसे फार्मूला नहीं सही लगेगा, हमारा आंसर नहीं सही आ रहा। वो इतना प्रेशर अपने जहन पे ले लेते हैं कि वाकई फिर अगर उन्हें आता भी होता है तो फिर भी उन्हें वो भूल जाता है, या उनका किसी तरह आंसर उस टाइम नहीं आ रहा होता। या बहुत सी शिकायत ये सुनने को भी बच्चों से मिली है कि मुझे ये आता था लेकिन मेरा पता नहीं क्यों ये गलत हो गया। वो मिस्टेक ये होती है कि आपके माइंड पर उस टाइम प्रेशर बहुत होता है। सो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि एमसीक्यूज़ थ्योरी वाले पहले सॉल्व करें, लास्ट पे आप टाइम दें न्यूमेरिकल्स वालों को। अगर कुछ इजी वाले हैं 2-3 जो दरमियान में आ रहे हैं, अगर उनको साथ साथ थ्योरी के भी कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जो आपका दिमाग उस टाइम ख़राब कर रहे हैं और आपकी कंसंट्रेशन जो है या आपके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो आप उनको प्लीज़ ना करें स्टार्ट में, आप उनको लास्ट के लिए रखें। ठीक है, तो ये मिस्टेक जो है वो बच्चों में देखी गई है, इसको आपने रिपीट नहीं करना, चाहे वो फ्रेशर्स हैं चाहे वो रिपीटर्स हैं। अच्छा, 50% रूल, इसमें मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ आपने क्या करना है, आपने सिर्फ आपकी बुक को जो है वो रीड नहीं करना, मतलब आपने प्रैक्टिस को भी अपने साथ रखना है। देखो, बुक पे ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन उसमें एमसीक्यूज़ नहीं बनाए, उनमें ज़रा सा टिपिकल आपको करके नहीं दिया हुआ। ठीक है, थोड़ा सा सिनेरियो बेस्ड नहीं आया हुआ। तो आपने 50% रूल ये है कि आपने थ्योरी को भी टाइम देना है, आपने न्यूमेरिकल पोर्शन को भी देना है। थोड़ा सा थ्योरी को ज़्यादा दे दें, मैं ये कहूँगी, क्योंकि अगर बाज़ औक़ात हो कि आपके न्यूमेरिकल्स में एमसीक्यू गलत हुए भी हैं तो आपका थ्योरी से वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। ठीक है, तो ये 50% रूल ये मतलब है इस बात का कि आप दोनों को ही इक्वली रखें। ठीक है, इट्स मीन्स का मतलब यही कि आपने इक्वली उनको तवज्जो देनी है, अपने न्यूमेरिकल्स को भी, और इक्वली ही आपने तवज्जो देनी है अपने थ्योरी बेस्ड आंसर्स को भी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम बुक की तरफ, टेक्स्ट बुक की तरफ।
टेक्स्ट बुक के ऊपर अपना हाफ टाइम आपने टेक्स्ट बुक को लगाना है। मैं आपको बताऊं, आपके एमडी कैट बनाने वाले टीचर्स हों, ठीक है, जैसे पीएमसी वाले हों, या अगर आपके ऐसे ही बोर्ड एग्ज़ाम्स भी होने हैं, किसी के पास भी कोई नोट्स कुछ नहीं होता। उनके पास एक ही चीज़ होती है जो कि आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से आपको दी गई टेक्स्ट बुक है, जो कि आप अपने, जैसे अब आपने फर्स्ट या सेकेंड ईयर में जो 2 साल आपने जो किताबें पढ़ी हैं, उनके पास वही बुक्स हैं। कोई अलग से नोट्स किप्स के, कोई इधर से जी गाइड, कोई इस पब्लिशर की है, कोई इस प्रोफेसर की, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले आप अपनी प्रायोरिटी पे फर्स्ट पे रखें अपने टेक्स्ट बुक को। सबसे पहले आपने टेक्स्ट बुक की लाइंस को अच्छे तरीके से रीड करना है, उनके कॉन्सेप्ट को समझना है। और कुछ तो बिल्कुल ही ऐसे एमसीक्यूज आते हैं ना, जो बिल्कुल ही बुक की लाइन होती है और उनमें वर्ड्स होते हैं, तो इसके लिए यह है कि रटा उनको करें। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ रट्टा लगाएं, साथ में कॉन्सेप्ट भी समझ लें, लेकिन उनको अच्छी तरह मेमोराइज कर लें, ठीक है। तो इसके लिए बुक रीडिंग, ठीक है, जैसे जब भी आपने कोई टॉपिक समझा, सबसे पहले सपोज करो, आजकल बच्चे अकेडमीज़ में बहुत जाते हैं, तो वहाँ पे सपोज करें अगर किसी टीचर ने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, आप जब घर आएँ, फ्री टाइम हो, आप उस टॉपिक को रीड करें, तो आपको वो अच्छा क्लियर हो जाएगा। जो आपने पढ़ा था, साथ साथ आपको वो भी समझ आता जाएगा, आपकी बुक रीडिंग भी हो जाएगी। और बुक रीडिंग में आपने किस तरह से करना है, मैं आपको बताती हूँ। बुक रीडिंग, एक तो आपने जो टॉपिक है वो पढ़ लिया, लेकिन उस टॉपिक के साइड पेजेस पे बहुत सारे टिडबिट्स होते हैं, बहुत सी लिटिल लिखा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। वो चीज़ें पढ़ना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि उनमें से भी बाज़ात एमसीक्यू आता है और फिर बच्चा कहता है जी आउट ऑफ सिलेबस है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, क्योंकि वो पढ़ा नहीं होता। वो होता ही बुक में से ही है, लेकिन वो पढ़ा नहीं होता। फिर फार्मूलाज, डेरिवेटिव फॉर्म्स। अब बुक में, अच्छा, इसके लिए ये है कि फार्मूलाज तो इनडायरेक्टली बुक में लिखे होते हैं, लेकिन जो उसकी डेरिवेशन होती है बाज़ात वो नहीं दी होती। तो वो कुछ नोट्स ऐसे ले लें जिनमें डेरिवेशन भी दी हो, क्योंकि डायरेक्टली बाज़ात ऐसी चीज़ पूछ लेते हैं जिसका फार्मूला लिखा है, लेकिन कुछ रिलेशंस बना के भी पूछा जाता है। तो वो बच्चे फिर कहते हैं कि ये फार्मूला था नहीं, ये कैसे निकालते हम, तो वो कुछ डिराइव करके फॉर्म्स निकालनी होती हैं। इसके लास्ट पे भी मैं आपको बताऊँगी कि इस वीडियो के लास्ट पे भी, तो इसलिए इसको एंड तक देखें। अच्छा, ठीक है। 50% मैंने आपको बता दिया कि 50% टाइम आपने अपनी टेक्स्ट बुक को देना, जिसमें हमने बात कर ली कि आपने बुक रीडिंग कर लेनी है, आपने साइड इन्फॉर्मेशन की छोटे छोटे पॉइंट्स को टैकल कर लेना है, और आपने साथ में यही अपने फार्मूलाज को भी ग्रिप रखनी है। और फार्मूलाज को ग्रिप रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करें। इसकी भी मैं आपको बताती हूँ आगे। तो बाकी 50% जो है वो आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। आप जितना भी रटा लगा लो, जब तक आप एमसीक्यू सोल्व नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। बाज़ात ना ये होता है कि जब आप बुक पढ़ो, ये भी मुझे आ रहा है, ये भी मुझे आ रहा है, आपने बुक पढ़ी, आपने वो पेज पढ़ा, आपने वो टॉपिक पढ़ा, आपको बड़ा क्लियर हुआ यार मेरी तो तैयारी फिट है, और जब पेपर आया तो आपसे नहीं हो रहा था। वो वजह ये होती है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की। अगर आप सिर्फ ये सोच के जाओगे भाई थ्योरी कर ली, मैंने फार्मूलाज रटा कर लिया, मैंने डेरिवेशंस देख ली हैं, ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की यू आर ज़ीरो, ठीक है। सो आपने 50% टाइम अपना प्रैक्टिस को देना है। अब बच्चे कहते हैं भाई बुक्स कौन सी पढ़नी है, प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, कौन सी बुक्स रिकमेंडेड हैं, तो मैं आपको बताऊं, अगेन वही बात होगी कि जो बच्चों के दिमाग में प्रेशर है, ये वाले पब्लिशर की बुक अच्छी है, ये डोगर पब्लिशर्स आ गए, ये किप्स आ गया, ये स्टेप आ गया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों की बुक्स हैं, हर कोई अपना ओपिनियन आपको देगा। लेकिन मैं ऑल अराउंड ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यही कर रही हूँ कि आपके टीचर जो पेपर बनाएंगे उनके पास कोई पब्लिशर्स किसी दूसरी बुक नहीं है, ओनली दे हैव योर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड करिकुलम की जो बुक आपने 2 साल फर्स्ट या सेकेंड ईयर में पढ़ी, वही बुक होगी, उसी को ही ग्रिप करें। हाँ, प्रिपरेशन बुक, अच्छा प्रिपरेशन बाज़ात कुछ ऐसे ग्राफ्स, ठीक है, वो आपकी प्रिपरेशन बुक्स होती हैं, ठीक है, उनमें दिए गए होते हैं। कुछ ऐसे डेरिवेशन जैसे मैंने आपको बताया बुक में नहीं होती बाज़ात, ठीक है, तो वो प्रिपरेशन बुक्स आप यूज़ कर सकती हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए। क्योंकि कुछ थोड़ा, अब ये हलवा तो नहीं आएगा ना, एमडी कैट कोई बच्चों का तो नहीं है, उसमें थोड़ा सा तो उन्होंने टिपिकल करना है। तो वो ग्राफ्स अगर आप पढ़े हों, ठीक है, उनकी शेप्स वगैरह के बारे में होता है कि जी इसका इसके साथ क्या रिलेशन बन रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो चीज़ें जो आती हैं, फिर डेरिवेशन आ जाए के लिए से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो प्रिपरेशन बुक आप वहाँ से देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और थर्ड नंबर पे प्रैक्टिस बुक देखें। मैं तो ये कहूँगी जिस भी प्रैक्टिस बुक से आप प्रैक्टिस करेंगे मोर देन इनफ है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, आपने ये नहीं देखना पब्लिशर क्या है वो क्या है। हाँ, कुछ ज़्यादा अच्छी बुक्स होती हैं जिनमें मतलब ऐसे आए होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन उन्होंने बताए होते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि भाई
पिछले साल इस तरह का पेपर आया था, तो वो है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं ज़्यादा ये रिकमेंड करूँगी कि किप्स लें, ठीक है, या कोई ऐसी बुक लें जिस पे लास्ट पे MCQs का सॉल्यूशन ज़रूर दिया हो। क्योंकि जब मैंने सपोज़ करें 10 MCQ सॉल्व किए, मैं देख रही हूँ, मुझे सपोज़ करो मेरे इनमें से 3-4 गलत हुए, अब मुझे देखना है, या जो सही भी हुए हैं, कभी कभी तुक्के से होते हैं, जैसे आपको पता है हम स्टूडेंट्स का और मुसलमानों का तुक्का ही होता है, तो बाज़-औक़ात तो हमने अब देखना है कि भाई इसके पीछे क्या लॉजिक थी। ये मैंने लगा तो दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों था, ठीक है, वो बाई चांस हुआ, लेकिन उसका उस टाइम कॉन्सेप्ट भी समझना है। तो ऐसी कोई भी प्रैक्टिस बुक लें जिसका पीछे सॉल्यूशन भी दिया हो, ठीक है, ये नहीं सिर्फ आंसर दिए हैं ABC जो भी आंसर दिए हैं, आप साथ में देखें कि उनके आंसर्स की लॉजिक भी बताई हो। सो मैं वो कहूँगी कि कोई भी प्रैक्टिस बुक ऐसी लें, ठीक है। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ISWare के, उतना अच्छा एग्ज़ाम होगा। जिन बच्चों ने ज़्यादा प्रैक्टिस की होती है, जिनका MCQs को समझने का जो है वो तरीका अच्छा होता है, जो अंडरलाइन करते हैं कीवर्ड्स को, उसमें से जो लॉजिक, बाज़ औक़ात फिज़िक्स में ना सारी स्टेटमेंट ज़रा मुश्किल से दी होती है, लास्ट कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो जैसे नेगेटिव कुछ लिखा हुआ है, डिसेलरेशन लिखा है, एक्सेलरेशन, तो वो कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, वो आपके प्रैक्टिस से ही आपको आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वीडियो कि प्लीज़ 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 अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं। सपोज़ करें आज आपने कोई भी टॉपिक फिजिक्स का पढ़ा, आप उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखें, आपने जो जो फार्मूलाज उस टॉपिक में देखे वो लिखें, आपकी जो मेन पॉइंट्स थे वो ज़रूर लिखें। हैंड रिटन नोट्स से एक तो ये होता है कि वो जो फार्मूलाज होते हैं, वो जो आपकी चीज़ होती हैं, वो आपके हाथ से गुजर जाती हैं। और जब मैं आपको बताऊँ ये क्यों कहते हैं कि अगर आप सुन भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, आप लिख भी लेंगे, तो ये जब आपकी सारी सेंसेस 5 सेंसेस सारी यूज़ होती हैं ना, तो आप ज़्यादा अच्छा याद करते हो। सपोज़ करें एक बच्चा वो सिर्फ उसने रीडिंग की, उसने लिखा नहीं, और दूसरी तरफ एक बच्चा उसने रीडिंग भी की, उसने लिखा भी, उसने अच्छी तरह से कुछ वीडियोस भी उसके मुतालिक देखी, तो उसने अपनी 3-4 सेंसेस यूज़ की। जब उसने 3-4 सेंसेस यूज़ की, उसकी ब्रेन की कैपेबिलिटी बढ़ गई, और उसका अब ज़्यादा जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। सो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ अपना हैंड रिटन नोट्स ज़रूर तैयार किया करें अपनी तरफ से, जिससे आपकी दिमाग में इंफॉर्मेशन भरती है, बैठती है, क्योंकि आपने वो हाथ से चीज़ गुजारी होती है, ठीक है। और एक तो क्योंकि ये होता है कि लास्ट पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि अपनी पूरी बुक रिवाइज़ करो, आप जल्दी से अपने जो नोट्स हैं FLPs या फुल बुक टेस्ट वगैरह में, आप सिर्फ उनको ही रिवाइज़ करते हैं। और ये है कि सिर्फ ये नहीं कि अगर आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए तो एंड पे उन्हीं को रिवाइज़ करें, बाज़ बार कुछ ऐसे पॉइंट्स रह जाते हैं जो बुक में होते हैं, नोट्स में नहीं होते, तो वो चीज़ भी एक बार बुक को भी गो थ्रू कर ले, ठीक है। ये डिसएडवांटेज यही है कि कभी कभी सिर्फ नोट्स को दोबारा रिवाइज़ करने से कुछ बुक की चीज़ें रह जाती हैं। तो इसके लिए ये करना है कि इंश्योर करें कि आप सारे पॉइंट्स अपने नोट्स में लिख रहे हैं कि नहीं, कुछ पॉइंट रह तो नहीं गए। तो मैं यही आपको जो मेरी तरफ से सजेशन होगा कि बुक को भी रखें और साथ में अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाते जाएँ, ठीक है। और एक चीज़, कुछ लोगों को बड़ा होता है कि हम डीपली सर्च करें, कुछ प्लीज़ ऐसे टॉपिक्स की तरफ ना जाएं जो आपके सिलेबस के मुतालिक नहीं है या आपके काम के नहीं हैं, उनको ना देखें, सिर्फ अपनी बुक पे ज़्यादा फोकस करें, वहाँ पे जो चीज़ ली है वहाँ तक लिमिटेड रहें।